स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिंस एजुकेशन पर। हम आज बात करेंगे मैथ सेक्शन के बारे में। 30 क्वेश्चन को लिए हैं। 30 क्वेश्चन में आपका 15 क्वेश्चन जो है वो कंटेंट से है, ठीक है, और 15 क्वेश्चन जो है वो आपका पेडागोजी से है। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, 5/2 माइनस 2/5। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें ज़्यादा आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं है। सीधा सा बात है, 2 और 5 को ये कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पे आप कीजिएगा तो ये आपका 25 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। 25 में से 4 ये आपका 21, 21/10। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा मिक्स फ्रैक्शन में तो ये आपका हो जाएगा 2 गुना 1/10। आपका आंसर हो जाएगा। कहने वाले एक का ऑप्शन ए आपका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। अगर 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का बात कर रहा है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। ठीक। यहाँ कह रहा है 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 3 अंकों वाली, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमको क्या कह रहा है, योगफल कह रहा है। कहने का मतलब है हम जोड़ देंगे, और जोड़ेंगे तो जब आपका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका हुआ आंसर। ये आपका आंसर हो गया। देखिए 9 9 9 और एक को जोड़िएगा 10, फिर हासिल लाएगा 9 1 10 0 और 9 1 10। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 का ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि देखिए इसमें सिंपल सा कह रहा है कि आपका एक लंबा तार है, ठीक है, जिसका आपको क्या है, लेंथ दिया हुआ कितना, 11 1/4 मीटर। अगर इसको फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, 11 चौके 48, 11 चौके 44, एक 45, 45/4 मीटर होता है आपको। कह रहा है एक टुकड़े का जो लंबाई है वो दिया हुआ है 3/4 मीटर लंबा। हमको पूछ रहा है कि आखिर ऐसा ऐसा जो टुकड़ा होगा वो कितना होगा, कितना टुकड़ा क्या हो रहा है, काटा जा सकता है। अगर हम पूरे लेंथ में एक टुकड़े का लेंथ को जब भाग करेंगे तब ना हमको पूरा आंसर निकलेगा कि कितना टुकड़ा। सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको भाग दे देना है, 45 भागा 3/4। और जब आप इस भाग को सॉल्व कीजिएगा, चेंज कीजिएगा, तो क्या होगा, नंबर ऊपर नीचे हो जाता है। 4 से 4 काटिएगा, 3 के पहाड़ा में ये कितने बार में आता है, 15। तो हम कह सकते हैं कि 15 टुकड़े में हम काट सकते हैं। तो 3 का क्या ऑप्शन ए आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का तरफ बढ़िएगा तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, 1300। ठीक है, 1300। 13 इकाई का मतलब सिंपल 13, 13 दहाई का मतलब 13 को 10 से गुना कीजिएगा तो 130 होगा। और यहाँ पे आपका छुटा हुआ है क्वेश्चन, -1000 है। ठीक है, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 3 1 4 मतलब इसको सिंपल हमको माइनस करना है किसमें, 1000 में। इसको जब आप 1000 में माइनस कीजिएगा तो ये आपका आएगा 443 आंसर। कहने का मतलब है 4 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। आप मैथ में चाहें तो सही ढंग से आराम से, मतलब आप 28 29 नंबर ला सकते हैं। लाने वाला तो 30 भी ला रहा है, लेकिन नहीं लाने वाला 9 8 नंबर में भी घुलट रहा है, कि बेसिक कैलकुलेशन है। आप बच नहीं सकते हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये जान लीजिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बेसिक कैलकुलेशन है। देखिए यहाँ भी दशमलव है आपका छुटा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ आपका 0.239 और इस दोनों को जोड़ना है, इसमें घटाना है। उसके बाद कह रहा है कि के में क्या जोड़ा जाए कि जो 3 के बराबर हो। कहने का मतलब है के में आखिर आप क्या जोड़िएगा जो क्या हो, 3 के बराबर हो। ठीक है, ये चीज कह रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए, कुछ नहीं करना, जो भी मान आएगा यहाँ से, ठीक है, उसको क्या करेंगे, 3 में से घटा देंगे तो आंसर हमको पता चल जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, इसको जब आप सॉल्व की देखिए 2.93 और यहाँ 0.239 सॉल्व कीजिएगा। 9 3 3 6, 9 2 11, 1 और इतना आया। इसमें से हम माइनस कर रहे हैं क्या, 1.29 को हम क्या माइनस कर रहे हैं, 9 आया, यहाँ आया 9 7 16, और यहाँ पे आपका क्या आया, ये 8 आएगा, और यहाँ पे आपका 2.879। देखिए सॉल्व करके क्या आया, 2.8, 2.8। ठीक है, यहाँ 3, इसके यहाँ पे आपका एक बचेगा तो हम कह सकते हैं 1.879। ठीक है, -1, ये आपका आ जाएगा बराबर में 3.92 माइनस के। अब देखिए माइनस को इधर लेते आते हैं और इसको इधर लेते जाते हैं, यहाँ कैसे क्या हो जाए, के बराबर 3.92 माइनस में 1.879। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए आप। ये क्या है, सिंपल आपका 3.92 में आपको सॉल्व करना है -1.879। तो 10 में से 9 जाएगा क्या, एक बचा। यहाँ आपका 11 बचा, 11 में से 7 गया कितना, 4।
8 में से 8 गया कितना, 0, और यहाँ आपका क्या बच गया, 3 में से 1 गया 2। तो के सॉल्व करके के का मान आया 2.041। अब सिंपल है, आप माइनस कर दीजिए, 3 से 3 माइनस 2.041। देखिए एक पैसा दिया, क्या हुआ, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 में से 4 गया कितनी, तो 5 बचा, और यहाँ आपका 9 उतर गया। तो हम कह सकते हैं 0.959 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये आपका किस में है, ऑप्शन डी में है। ठीक है, सब बस बेसिक कैलकुलेशन है, आपको इसमें उलझने की जरूरत नहीं है, बस कैलकुलेशन सही करना है। आप थोड़ा सा भी गलती हो, जैसे यहाँ पे हम एक की जगह पे 2 लिख दिए, तो कल फिर आंसर नहीं आएगा। तो वही बस छोटी छोटी चीजों को इसमें ध्यान देना है, ताकि आपसे भी ये गलती नहीं हो। 5 का ऑप्शन डी आपका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 72, 84 के सबसे छोटे, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का क्या कह रहा है, योगफल, मतलब दोनों को जोड़ना है। देखिए एचसीएफ निकालने का डिवीजन मेथड भी है, और अ, आप सिंपल जो है, देखिए 60, 72 जनरली इस बेसिक जो है क्लास में इसी पे शुरू होता है। 2 से यहाँ कीजिएगा ये 30 आएगा, यहाँ कीजिएगा ये 36 आएगा, यहाँ कीजिएगा आपको 42 आएगा। फिर 2 से कीजिएगा ये आपको क्या आएगा, 15 आएगा। 2 से कीजिएगा आपका ये 18 आ जाएगा, और 2 से कीजिएगा ये आपका 21 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे, 3 पचे 15, और 3 छके 18, 3 सत्ते की, देखिए ये पूरा पूरा जो कट जाए। ठीक है, कटे तो सभी कटे, ये नहीं कि दो कटरा नहीं, सभी कटा, तो उसी संख्या को हम क्या मानेंगे, एचसीएफ मानेंगे। तो ये गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो एचसीएफ जो मेरा क्या हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा। और सिंपल पूरे को गुना कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा, मेरा एलसीएम हो जाएगा। 12 यहाँ से आया, और 6 पंचे 30, 30 को 7 से गुना कीजिएगा 210, 210 को आप 12 से गुना कीजिएगा, 12 कम 12 बचा 1, 12 दूना 24, 1 25, 25 20 आपका क्या हो गया, वो एलसीएम हो गया। ठीक है, इसी को हमको क्या है, जोड़ना है। अब देखिए लास्ट में दो, दो एक तीन, 25 32 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो योगफल जो है एलसीएम और एचसीएफ का क्या हुआ, वो आपका 25 32 हुआ। ठीक है, 6 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के पास चलते हैं। तो देखिए राम के पास क्या है, केवल 50 और 100 का नोट है, और दोनों नोट का जो संख्या है ना, वो 25 है, और दोनों नोट को मिला के उसके पास रुपया कितना है, 1600। तो हमको यही बताना है 50 और 100 का नोट क्या है। देखिए एक बेसिक तरीका है, आप एक्स मान के भी बना सकते हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी जा सकते हैं। देखिए अगर पहले 50 का बात कर रहा है, तो पहला जो संख्या है वो 50 का है। अगर आप इसको 10 का नोट 50 है, तो टोटल रुपया कितना हुआ, 500 हुआ ना। और 15 का नोट कितना है, 100 है, तो 15 को 100 से गुना कीजिएगा तो 1500 रुपया है। और जब दोनों का आप जोड़िएगा तो कितना, 2000 है। लेकिन क्या 2000 है राम के पास, नहीं नहीं, वो 1600 है। और यहाँ आप बाय ऑप्शन जाइएगा, तो 15 का नोट 50 है, तो टोटल रुपया कितना हुआ, 750 हुआ। और 10 का नोट कितना है, 100, तो ये 100 का नोट कितना है आपका, 10, तो वो कितना हो गया आपका, वो आपका हो जाएगा कितना, 1000। और 1000 और 750 को जोड़िएगा तो क्या ये आपका हो रहा है 1600, नहीं। अब फिर ऑप्शन इस तीसरा को लीजिए, 20 का जो 20 नो 50 का जो नोट है वो 20 ठो है, तो कितना, 5 दूना 10, 1000 हुआ ये। और 100 का नोट जो है वो 5 है, तो कितना हुआ, 500, और 1000 और 500 को जोड़िएगा 1500 आएगा। और अगर यहाँ पे आप कीजिएगा तो 50 ठो 18 का नोट है, 18 पंचे 90, मतलब 900, और प्लस जो 7 गो है वो 100 वाला नोट है, तो कितना, 700। 900 और 700 को जोड़िएगा आपका 1600 आ रहा, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो मेरा सही है। ये हम ऑप्शन से गए। लेकिन अगर आप बेसिक मेथड से जाइएगा, तो बेसिक मेथड का तरीका क्या है, अगर आप देखिएगा, हम मान के टोटल नोट का संख्या मेरे पास 25 है, लेकिन अभी हमको पता नहीं ना है कि 50 और 100 का कितना। हम मान लेते हैं कि जो 50 का संख्या है वो मेरे पास एक्स है, तो भाई 100 का नोट क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 50 का नोट मेरे पास क्या है, एक्स है, तो 50 गुना एक्स। और 100 का नोट जो है वो मेरे पास कितना है, 25 माइनस एक्स, तो गुना कर दीजिए। और दोनों का ये मिला के मेरे पास कितना रुपया हो रहा है, 1600 रुपया हो रहा है। यहाँ आप देखिएगा, बस बेसिक कैलकुलेशन है। देखिए यहाँ आपका क्या हो गया, 2500 हो गया, और यहाँ आपका 100 एक्स हो गया, बराबर 1600। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको माइनस कीजिए क्या होगा, ये माइनस 50 एक्स होगा। और जब इसको इधर लेके जाइएगा माइनस कीजिएगा यहाँ पे आके, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आपका 900 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस और माइनस आपका कट जाएगा,
यहाँ से जीरो और जीरो भी कटा आपका, और यहाँ से एक्स का मान आपका क्या हो जाएगा, 90/5 काटिएगा, 18×5 = 90, तो एक्स का जो मान आया 18 वो क्या था, वो आपका 50 का था। अगर आप यहाँ 100 का मान निकालिएगा तो 25 - 18 कीजिएगा तो क्या आया, एक्स आया। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी यहाँ से भी मिल रहा है। लेकिन हमको थोड़ा समय बचाना है, तो बस कैलकुलेशन को तेज रखना है और काम करना है। बाई ऑप्शन अगर हम सोचेंगे तो हम बाई ऑप्शन जाएंगे, तो इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन में आप बेसिक मेथड नहीं बना सकते हैं, तो लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए आपको कम्पिटिटिव अप्रोच से सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको दूसरों से आगे रहना है। तो 7 का क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को सही से समझिएगा, क्या कह रहा है कि सविता विद्यालय के लिए गोष्ठी में, मतलब एक मीटिंग में उसको जाना होता है, ठीक है, जो कि 9:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंचती। देखिए सविता मीटिंग में कब पहुंचती है, सविता जो मीटिंग में पहुंचती है 15 मिनट पहले पहुंचती है, कहने का मतलब है 9:15 में पहुंची। लेकिन वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले, वो अपने सहकर्मी से, मतलब कि उसकी जो सहकर्मी थी उससे उससे क्या है, आधा घंटा पहले पहुंची, तो मतलब कहने का मतलब सहकर्मी कितना देर पहुंची होगी, 9:45 में पहुंची होगी, ठीक है। जो कि इस मीटिंग के लिए 35 मिनट देरी से पहुंची, उसकी सहकर्मी जो है मीटिंग में 35 मिनट देरी से पहुंची। तो 35 मिनट देरी से पहुंचने का मतलब है कि 9:45 में आप क्या कीजिए, 35 मिनट घटा दीजिए, तो जो 9:10 आया ना, ये आपका यही क्या था, मीटिंग का निर्धारित समय था। तो 9:10 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 8 का क्या है, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए किसी विद्यालय में 28 कमरे थे, प्रत्येक कमरे में 6 पौधे थे, और प्रत्येक पौधे प्रतिदिन 180 ml पानी की आवश्यकता होती है। यदि एक बोतल में 840 ml पानी भरा हुआ है, तो ऐसी कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी, और पौधे का जो पानी है वो कितना दिन दिया जा रहा है, 3 दिन कमरों में दिया जा रहा है। तो देखिए टोटल प्लांट का अगर हम बात करें, टोटल प्लांट मेरे पास कितना हुआ, देखिए 28 कमरा है, और एक कमरा में 6 पौधा, तो आप गुना कीजिएगा, 8×6 = 48, 8 बचा 6 × 2 = 12, 12 और आपका 4 कितना हो जाएगा, 16, 168 मेरे पास क्या है, पौधा है टोटल, ठीक है। अब प्रत्येक दिन प्रत्येक पौधे पर तो कितना हो जाएगा पानी, देखिए 168 गुना 180, और इसको जब आप बेसिक कैलकुलेशन कीजिएगा, 18 का पारा पड़िएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, यहाँ जीरो और है, ऐसे 4 2 और जीरो आपका या 3, ठीक है, 30 224 ml, ये आपका क्या हो गया, टोटल पानी हो गया, ठीक है। लेकिन इस पानी को हमको कितना दिन देना है, 3 दिन देना है, तो गुना 3 कर दीजिए, ठीक है, गुना 3, तो ये हो जाएगा 0 4 × 12 = 2 7 0 13, ठीक है, इतना आपका पानी हो गया, 3 दिन का पानी। लेकिन हमको क्या कह रहा है कि जो मेरे पास बोतल है ना, वो 840 ml से पानी से भरा हुआ है। तो इतना, इस मतलब कि पानी को ये करने के लिए हमको कितना बोतल का क्या है, आवश्यकता पड़ेगा। तो सीधा सा बात है, अभी आपको एक लाइन वाला खींच के हम बताए थे ना कि इतना मीटर लेंथ है और एक टुकड़ा का इतना है, तो कितना टुकड़ा होगा। तो सीधा सा बात है भाई कि मेरे पास इतना पानी है और हमको 884 ml भरना है। अब आप बताइए कितना बोतल का जरूरत पड़ेगा। तो सीधा सा बात है, जब आप 4 का पारा 4 दूना 8, 4 एकम 4 काटिएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2, 4 छक्के 24, 8 चौके 32। अब डायरेक्ट 21 से आप काट सकते, कट रहा है, देखिए 21 एकम 21, ठीक है, बचा नहीं जाएगा जीरो, यहाँ एक आ जाएगा 168, और जब 121 में 8 का पहरा पड़िएगा तो 168 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 108 जो है हमको किसका जरूरत है, बोतल का जरूरत है। सिंपल क्वेश्चन था, पहले हम टोटल प्लान निकाले और प्रत्येक प्लांट प्रत्येक दिन 180 ml पानी, तो 180 से गुना किए, और हमको वो 3 दिन तक देना है, तो गुना 3 किए। उसके बाद हमको एक बोतल में भरना है जो कि 840 ml तक भरा हुआ है, तो हमको कितना बोतल का आवश्यकता है, तो जो टोटल निकला 3 दिन का, उसको हम क्या किए, 840 से भाग दे दिए। तो हमको क्या पता चला कि हमको 108 बोतल का क्या है, जरूरत है। तो 9 का क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते। देखिए एक आयत और वर्ग का बात कर रहा है, और दोनों का क्या है ना कि परिमाप बराबर है। एक आयत क्या होता है, आयत इस तरीके का है था आपका, एक वर्ग क्या होता है इसका, जिसका चारों साइड बराबर आंसर, ये होता है आपका लंबाई, ये होता है आपका चौड़ाई, ठीक है, और ये होता है आपका एक भुजा मान लिए। दोनों का परिमाप क्या है ना आपका, बराबर है, ठीक है, दोनों का परिमाप आपका क्या है, बराबर है। और यहाँ हमको क्या है, वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, तो हम यहाँ से नहीं कह सकते हैं कि ए का मान कितना हो जाएगा, हाँ,
चार एकम चार, चार दूना आठ, एक का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और कह रहा है कि आयत की जो चौड़ाई है ना वो वर्ग की भुजा से कितना है, 4 सेंटीमीटर कम है। तो हम नहीं कह सकते हैं भैया कि 4 सेंटीमीटर कम है तो 12 - 4 करेंगे 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमको कह रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के पहले हमको लेंथ का जरूरत पड़ेगा ना, तो हम पहले लेंथ निकालेंगे। वो लेंथ कहाँ से निकालेंगे तो आप देख लीजिए, एल प्लस में आठ बराबर जो आयत का परिमाप था वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, और वर्ग का परिमाप कितना है, 48। तो यहाँ से जब आप काटिएगा तो ये आपको आएगा 24, और यहाँ से एल का मान क्या आ जाएगा, 24 - 8 बराबर 16। और आपको एरिया निकालना है क्षेत्रफल, तो सीधा सा बात है क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, 8 × 16, और 16 का पहाड़ा 8 बार पढ़िएगा तो कितना आता है, 128 होता है। 8 × 48 8, बचा कितना, 4, 8 एकम 8, 8 4 12, 128 सेंटीमीटर, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, क्षेत्रफल का, एरिया का इसका आयत का क्षेत्रफल हो गया। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना है, 128। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमको क्या कहता है कि निम्न में से किसमें डिग्रियां की संख्या 440 से 25 अधिक है। 440 से 25 अधिक कहने का मतलब है कि हमको 465, ठीक है। 440 से 25 अधिक मतलब हमको कितना निकालना है, 465 किस में है हम ये देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 और 1 तिहाई, देखिए 5, 5 × 90 प्लस 1 तिहाई, 1 × 3 × 90, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा, 9 × 5 = 45, 450, यहाँ से 30, 450 और 30 को जोड़िए तो 480 हो रहा है। ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका क्या है, नहीं होगा, ठीक। अब देखिए 5, ये देखिए 5 × 90 प्लस में 2/3 × 90, तो यहाँ से काटिएगा 9 × 5 क्या हो जाएगा, 45, 450, यहाँ से काटिएगा 3 × 3 = 3 × 3 = 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × 60, और इसको जोड़िएगा तो ये आपका आ रहा है 6 × 5 = 11, 510। और ऑप्शन सी अगर आप देखिएगा तो 5 × 90 प्लस में 1/2 × 90, तो ये आ जाएगा आपको 450, प्लस में क्या आ जाएगा 45। आप इसको जोड़िएगा 5, 495। लेकिन आप अगर इसको देखिएगा, 5 × 90 प्लस में 1/6, ठीक है। 1/6 कहने का मतलब 1/6 × 90, अगर यहाँ देखिएगा 9 × 5 = 45, 450, और 15 छक्के कितना होता है भैया, 90 होता है। और 450 में 15 जोड़िएगा तो ये आपको आएगा 465। तो हम कह सकते हैं 11 का ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है, ठीक है। 11 का ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि 6.75 लंबे और तथा 4.5 मीटर चौड़े फर्श को 45 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों को पूरी तरह ढकने के लिए आवश्यक टाइलों की संख्या क्या होगी। अगर आप यहाँ पे बात कीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। किसका एरिया निकालेंगे, जो आपका लंबा और चौड़ा फर्श दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाए, देखिए यहाँ अगर आप देखिएगा, आपका ये सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर है। चाहे आप सेंटीमीटर में लीजिए, चाहे आप मीटर में लीजिए, और कन्वर्जन चेंज करने का ये क्या होता है, हम एक बार यहाँ पे फिर से बता देते हैं। बीच में आपका मीटर होता है, ये आपका डेसीमीटर होता है, ये आपका सेंटीमीटर होता है, यहाँ मिलीमीटर होता है, ठीक है। यहाँ आपके क्या हो जाएगा, डेकामीटर हो जाए, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, हेक्टोमीटर, यहाँ आपका किलोमीटर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी हम इधर से इधर की तरफ बढ़ेंगे क्या करेंगे, गुना 10 करेंगे। और जब भी हम इधर से इधर की तरफ बढ़ेंगे क्या करेंगे, भागा 10 करेंगे। हमको यहाँ मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं, कहने का मतलब है 1 मीटर बराबर, देखिए यहाँ भी गुना 10, यहाँ भी गुना 10, तो गुना 10 10 कितना, 2 बार कर रहे हैं, मतलब 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जब हम इसको चेंज करेंगे, देखिए एक ठो हम करके बता देते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो भैया ये दशमलव हटेगा, यहाँ डबल जीरो आएगा, कटा तो कितना हुआ, 675 मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और हम गुना करेंगे इसको, यहाँ आ जाएगा ये कितना, 450 सेंटीमीटर। देखिए इसको भी हम करके बता दे रहे हैं, 4.5 गुना में 100, ये दशमलव हटा, यहाँ आया 100, जीरो कटा, और यहाँ क्या हो गया, 450 सेंटीमीटर। तो सिंपल जब इसको आप गुना की, देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा किसका, एरिया हो जाएगा, ठीक है। एरिया हो गया, ये आपका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 45 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स का, अब हम किसका, टाइल का एरिया निकालते हैं, ठीक है। टाइल्स का एरिया निकालते हैं, टाइल्स का एरिया क्या हो जाएगा, 45 गुना में 45। अब आप ध्यान रखिएगा कि पूरी तरह ढकने के लिए टाइल्स, मतलब फर्श को पूरी तरह ढकने के लिए, तो भाई फर्श का जो एरिया है वो टाइल्स के एरिया से क्या कीजिएगा, भाग कीजिएगा ना। तो सीधा सा बात है, यहाँ 675
गुना 450 और भागा कर दीजिए आप 45 गुना में 45 काटिएगा। देखिए ये कितना 10 बार में कटा ना। अब अगर आप 5 से काटिएगा इसको 9 बार में, 5 से काटिएगा इसको 2 बार में जाएगा। अगर 9 का पारा पड़िएगा, 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, 9 सत्ते 63, बचा कितना 4, 9 पंचे 45, 75 को 2 से गुना कीजिए, कितना आया आपका 150। तो हम कह सकते हैं कि हमको 150 टाइल्स का क्या है जरूरत है। सीधा सा बात है, आप एक कमरे में है, उस कमरे में आपको टाइल्स बिछाना है। पूरे कमरे का जो है आप फर्श का क्या कीजिए, एरिया निकालिए, पहले उसका क्षेत्रफल निकालिए। उसके बाद आप एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालिए। अब भाई पूरे कमरे का जो एरिया निकला है उसके टाइल्स के एरिया से आप भाग दीजिएगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि इस रूम में कितना हमको जरूरत पड़ेगा टाइल्स का। ठीक है, तो ये आपका 12 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमको क्या कहता है कि कक्षा में 21 बच्चे का भार क्या है, नीचे दिया गया है। कितने बच्चों का भार 45 केजी और 50 केजी के बीच में। देखिए 45 और 50 केजी के बीच में, 45 से ज्यादा और 50 से कम। अगर आप देखिएगा तो पहला देखिए आपका क्या हो जाता है यहाँ 45.2। ठीक है, उसके बाद आपका 46 होगा, 46.8 होगा, 45.8 होगा, उसके बाद आपका 47, 49 से 47, उसके बाद फिर आपका 48, 49, 46। अगर आप गिनिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, मतलब 45 से ज्यादा और 50 से कम, दोनों के बीच में, ना कि 45 ना कि 50, 50 भी नहीं होगा और 45 भी नहीं होगा। ठीक है, 13 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, निम्न तालिका में एक विक्रेता द्वारा 5 महीनों में बेचे गए वाहनों की संख्या को प्रदर्शित करती है। देखिए महीना दिया हुआ है और दिया हुआ नीचे विक्रेता द्वारा जनवरी और मार्च में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या, फरवरी, अप्रैल, मई में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या कितनी कम। देखिए जनवरी और मार्च में, ठीक है, अगर आप जनवरी और मार्च का देखिएगा, देखिए जनवरी और मार्च दोनों को जोड़िए आप, 5 और 2 कितना हुआ 7, 7 दूनो कितना हुआ 2 और 2 2 4। तो जनवरी और मार्च का जोड़ के हुआ 497। सर हमको क्या कह रहा है, फरवरी अप्रैल मई का जोड़िए आप, फरवरी अप्रैल और मई का जोड़िए, 8 8 16 6। ठीक है, उसके बाद 8 7 15, 15 1 16 1 17, 17 का 7। ठीक है, हासिल बचा कितना, एक बचा। ठीक है, उसके बाद 3 2 5 1 6, 676। अब क्या सिंपल, आपको कितना कम है तो माइनस कर दीजिए ना, 676 आपका यहाँ हुआ। ठीक है, 7 है तो माइनस कर दीजिए, 676 माइनस 497। तो यहाँ जाएगा 9 7 16, यहाँ बचा कितना आपका 9 7 बचा 5 में से 4, 179 आपका क्या है आंसर हो जाएगा। तो 14 का ऑप्शन बी आपका क्या है सही आंसर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए, 1 2 3 3 3 3 6। ठीक है, उसके बाद आपका क्या कह रहा है, 6 5 11, 11 और 7 18, 18 और 11 29। एक पैटर्न है, उस पैटर्न को हमको क्या करना है, खोजना है, हमको बताना है कि 42 प्लस एक्स बराबर वाई। तो एक्स और वाई का मान क्या होगा। अगर आप देखिएगा, देखिए सीधा सा बात है, अगर आप एक चीज देखिएगा ना, गौर कीजिएगा, तो ये आपका प्राइम नंबर जा रहा है। देखिए यहाँ 2 3 5 7, 7 के बाद 11, 11 का 13, 13 के बाद आपका अगला प्राइम नंबर क्या होता है भैया, 17 होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स का मान कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 42 में 17 जोड़िएगा तो कितना होगा बोलिए, 7 2 9 होगा, 4 1 5 होगा, 9 7 16, 5 1 6 76 हो गया आंसर। कितना सिंपल है। और आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर जो है आपका, ठीक है, वो आपका क्या होता है, जिसका बस दो गुणनखंड हो। कहने का मतलब है वो अपने आप से कटे और सिर्फ एक से कटे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है आपका, 2 होता है। अगर आपसे पूछा जाए सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या आपका क्या होगा, 2 होगा, है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, 15 का हम कह सकते हैं ऑप्शन बी जो है आपका सही। एक पैटर्न ढूंढना है, अगर आप पैटर्न को पकड़े तो आंसर खोज लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 16 16 क्या कहता है, एनसी
एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण एवं अधिगम में ऐसी गतिविधियां सम्मिलित करनी चाहिए। मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, प्राइमरी स्कूल का बात कर रहा है, जो गणित शिक्षण जो होता है वह अधिगम में हमको ऐसी जो नीचे गतिविधि दिया गया, कौन सी गतिविधि हमको सम्मिलित करना चाहिए कि जो प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए क्या है, सही है, जिनमें अधिगमकर्ताओं का केवल क्या करा, उपदेशात्मक सहभागिता हो, या जो कम दिनचर्या वाले खेलों पर आधारित हो, जो मूर्त से अमूर्त की ओर जाती हो। कहने का मतलब है, इसमें क्या कह रहा है कि जो कंक्रीट से क्या जाता है, एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाता है। ठीक है, और इसमें कह रहा है जिनमें शिक्षक द्वारा दी, क्या मतलब ऐसा थोड़ा है कि शिक्षक के लिए, ये तो ऑप्शन महा गलत है आपका, ऑप्शन बी जो डी जो है, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। और जो कम कम वाला भी नहीं होगा, रॉन्ग है, ठीक है। जिनमें अधिगमकर्ताओं की केवल, ऐसा थोड़े है कि सिर्फ क्या है कि मतलब टीचिंग, ये जो केवल मतलब शब्द कह दिया ना, तो उपदेशात्मक सहभागिता हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है, जो मूर्त से अमूर्त की ओर। क्योंकि एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या है कि बच्चों को के पहले ठोस वस्तुओं के माध्यम से सिखाना चाहिए। इसमें कह रहा है कि पहले जो है बच्चों को, देखिए इसमें कहता है कि एनसीएफ के अनुसार, एनसीएफ अगर 2005 के अनुसार, ठीक है, पहले बच्चों को ठोस वस्तुओं, इसी को हम क्या कहते हैं, मूर्त के माध्यम से सिखाना चाहिए ना, जिसको हम क्या कहते हैं आपको, इसको हम कह सकते हैं क्या, कंक्रीट कह सकते हैं, ठीक है। फिर तब अमूर्त की अवधारणाओं की ओर बढ़ना चाहिए, ठीक है। तब हम किसके तरफ बढ़ेंगे, हम किसके तरफ बढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनसीएफ ये कहता है पहले बच्चों को हम ठोस वस्तुओं से सिखाएं, जिसको हम क्या कहते हैं, मूर्त। तब हम उसके बाद किसके तरफ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, अमूर्त। ये चीज का ध्यान रखिएगा। 16 का ऑप्शन सी आपका क्या है, सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि जब बच्चे 7.3, 7 और 7.4 में से बड़ी संख्या पहचानने के लिए कहा गया, तब बच्चे ने एक समूह ने 7.3, 7 को 7.4 से बड़ी संख्या बताया। एक गणित शिक्षक के रूप में आप बच्चों की त्रुटि सही करने के लिए कैसे समर्थन देंगे। देखिए, बच्चा को कहा गया कि भैया आपको ये बताइए, 7.3, 7 में और 7.4 में कौन बड़ा है। बच्चा जो है, अगर मान के चलिए कि इसको बड़ा बताया, तो आखिर आप बच्चे का किस तरीके से हेल्प करेंगे, इस त्रुटि को सही करने के लिए कैसे समर्थन करेंगे। आप दशमलव संख्या को निरूपित करने के लिए स्थानीय मान की प्रणाली को एबेकस और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग द्वारा समझाएंगे, या दशमलव संख्या को प्रसारित रूप से श्याम पट पर लिखें और विद्यार्थियों को अपने उत्तर सही करने के लिए कहें। ऐसा थोड़े है कि आप श्याम पट पर लिखिएगा, बच्चा को कहिए बच्चा आप सही आंसर उतार लीजिए, यही आंसर है, नहीं होगा। ये ऑप्शन बी जो है आपका गलत है, ठीक है। अभ्यास के लिए समान प्रकार के अधिक उदाहरण देंगे। ऐसा थोड़े है कि बार बार आप उदाहरण दे दीजिए, बच्चा समझ में करेगा और कर लेगा। उसका आप उसको पहले उसको समझाइएगा ना, उस प्रणाली को, कि स्थानीय मान के की प्रणाली को आप समझाइएगा, तभी तो बच्चा कर पाएगा। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक देखने के लिए पर क्या समय, चलिए कोई नहीं, आपका बी और सी डी नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन ए होगा। मतलब कहने का मतलब है, बच्चा अक्सर सोचते हैं कि अधिक अंक वाली संख्या क्या होती है, बड़ी होती है, इसलिए यहाँ जो अधिक अंक है ना, इसलिए बच्चा इसको क्या कहा, अधिक अंक है इसलिए ये बड़ा होगा, ठीक है। एबेकस जैसे उपकरण का क्या होता है, स्थान मान का सही समझ होता है। एबेकस से हम क्या करते हैं, बच्चा को सही स्थानीय मान का समझ दिला सकते हैं। तो 17 का क्या है आपका, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़, 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कक्षा 3 के विद्यार्थी ने योग के प्रश्न को निम्नलिखित प्रकार से हल किया। देखिए, योग को हल किया वो, अपनी त्रुटि को ज्ञात करने में विद्यार्थी की सहायता करने सर्वाधिक उपयुक्त। देखिए, इसका गलती है, इसकी गलती को सुधारने के लिए सबसे सही जो उपयुक्त युक्ति है वो कौन सा है, सब सर्वाधिक का बात कर रहा है, सर्वाधिक मतलब मोस्ट, कौन सा इफेक्टिव होगा सही त्रुटि को सुधार करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखिएगा, विद्यार्थी को उसके उत्तर अपने सहपाठियों के साथ जांचने के लिए ऐसा कर दीजिएगा कि मतलब कि आप अपने बच्चा से जांच, अपने सहपाठी से जांच करके देखिए सही है गलत है, सही है तो लिख लीजिए, हाँ, नहीं कर सकते ना। विद्यार्थियों को सन्न सन्निकटन का उपयोग करके योग ज्ञात कर अपने उत्तर की तुलना करने के लिए कहेंगे, या प्रश्न को दोबारा करके विद्यार्थी को अपने उत्तर जांचने के लिए कहेंगे, या विद्यार्थी को कैलकुलेट, ना भैया, कैलकुलेटर का उपयोग करने नहीं कहेंगे, ना ही सी। आपका ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। कहने का मतलब है,
सन्निकटन क्या होता है? एस्टिमेशन मतलब कि का उपयोग करने के लिए विद्यार्थी को कहेंगे और खुद ही समझ आ जाएगा इसका उत्तर तार्किक रूप से गलत है। बच्चों को खुद समझ में आ जाएगा इसका आंसर जो है गलत है। मतलब अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करने के लिए कहेंगे आप बच्चों को, ठीक है, उसके माध्यम से उसकी तुलना करने के लिए कहेंगे, ठीक है, उसको खुद ताल लग जाएगी, ये आंसर जो है गलत है, ठीक है। तो 18 का आपका क्या है? ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षण के साधन के रूप में क्या कह रहा है? टेक्सिलेशन टाइलिंग का सबसे उपयुक्त उपयोग निरूपित करता है। कहने का मतलब है, देखिए क्या कह रहा है कि टेसिलेशन टाइलिंग का उपयोग कर रहे हैं ना। तो अगर आप देखिएगा, बेस्ट यूज क्या है? ज्यामिति की क्रियाविधि अधिगम को विकसित करने के लिए, या कोणों को मापने के लिए, या ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए, या स्थानीय मान की अवधारणा को विकसित करने के लिए। तो अगर यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए क्या होता है, टेस्टिलेशन टाइलिंग का जो प्राइमरी क्लास में हम उपयोग करते हैं, उसका जो मेन मकसद होता है वो ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। देखिए क्या होता है कि हम जो ये जो वर्ड है ना, ये टेक्सिलेशन और टाइलिंग का यही मतलब ही यही होता है कि इसका उपयोग हम जो करते हैं वो ज्यामितीय आकृतियों के माध्यम से क्या करते हैं? पैटर्न की समझ विकसित करने के लिए करते हैं, ठीक है। इस वर्ड का ध्यान रखिए, इसका मतलब ही यही होता है, ठीक है। तो 19 का क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। एनईपी 2020 देखिए, प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के को कम करने पर विचार कर रही, ताकि देखिए एनईपी जो 2020 आया है वो क्या कर रहा है? प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने का विचार कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो परीक्षा में विद्यार्थियों को प्रदर्शन सुधारा जा सकता है, या कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों को प्रदर्शन सुधारा जा सकता है, या पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षकों के भार को कम किया जा सकता है, या विद्यार्थी रट कर सीखने के से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़े। सही बात है। कहने का मतलब है, देखिए इसलिए कम किया जा रहा है ताकि बच्चा चीजों को रटे नहीं, है ना। विद्यार्थी रट कर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़े, ठीक है। बच्चा जो है रटने की जगह किस पे जाए? रियल अंडरस्टैंडिंग पे जाए, मतलब चीजों को समझ पाए, अच्छे से सीख पाए, ठीक है। तो एनईपी का मेन उद्देश्य यही है, रटकर सीखने की प्रवृत्ति को खत्म करना, ठीक है। एनईपी 2020 का जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य यही है कि रटकर सीखने की प्रवृत्ति को क्या करना? खत्म करना, और वास्तविक समझ को बढ़ावा देना, ठीक है। इसलिए एनईपी का मतलब जो 20 का जो आंसर है आपका, वो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षण और अधिगम केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। कार्यविधियों को कंठस्थ करने पर, या अवधारणा का परिचय देने के लिए गणित के खेलों या पहेलियों एवं गतिविधियों पर, या पहाड़ों गणना आदि के रटन अधिगम पर, या प्रकरण पर आधारित कई प्रश्नों को हल करने पर, ताकि विद्यार्थी सही प्रणाली विधि सीख सके। तो अगर आप देखिएगा 21 का आंसर क्या होगा आपका? देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण अधिगम केंद्रित होना चाहिए। देखिए दो एनसीएफ 2005 की बात कर रहा है, तो गणित का जो शिक्षण अधिगम है वो किस पर केंद्रित होना चाहिए? अगर आप देखिएगा, तो जो बच्चों का क्या होता है कि अवधारणा परिचय देने के लिए गणित के खेलों और पहेलियों और गतिविधियों पर आधारित होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं 21 का जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। गणित के खेलों और पहेलियों के माध्यम से सीखने पर बच्चों की रुचि बढ़ती है, की अवधारणाएं क्या करती है? स्पष्ट करती है, और एनसीएफ इसी चीज को 2005 इसी चीज पर क्या करता है? ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। बच्चा क्या करे कि पहेली के माध्यम से या खेलों के माध्यम से क्या करे? सीखे और उसकी रुचि बढ़े, ठीक है। 21 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 क्या कहता है? एनईपी 2020 के नीति के अनुसार एनसीएफ एसई का अर्थ है, ठीक है। एनसीएफ एसई का अर्थ है, अगर आप देखिएगा, देखिए इसका फुल फॉर्म सिंपल सा पूछ लिया है ना, कि एनसीएफ एफएससी का अर्थ क्या है भैया? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। देखिए इसका अर्थ इसका मतलब क्या है आपका? सीधा सा बात है, नेशनल करिकुलम, ठीक है, फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है। सीधा सा बात है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। तो अगर आप देखिएगा तो ऑप्शन ए आपका क्या सही आंसर पूछा, ये नहीं क्या दिमाग लगाना है इसमें,
ठीक है, 22 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 23 का क्वेश्चन आप देखिएगा, समतल पृष्ठ और वक्र पृष्ठों के बीच के अंतर करने में विद्यार्थियों की सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी है। कहने का मतलब है कि फ्लैट और कर्व सरफेस के बीच में डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं तो सबसे बेस्ट मेथड क्या हो सकता है। ठीक है, अगर आप देखिएगा, समतल एवं वक्र पृष्ठों के मॉडल दिखाना या विभिन्न पृष्ठों की वीडियो दिखाना या एक पटरे का उपयोग करते हुए त्रिविमीय वस्तुओं जैसे गोला, बेलन और धन आदि को लुढ़काकर और फिसलाकर प्रदर्शित करना या श्याम पट्ट पर आकृतियों को बनाना और उनको समतल पृष्ठों और वृत्त पृष्ठों के रूप में वर्गीकृत करना। अगर आप यहाँ देखिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रोलिंग करके, मतलब रोलिंग और स्लाइडिंग के माध्यम से प्रदर्शित करना। तो हम कह सकते हैं कि 23 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। मतलब वस्तुओं को लुढ़काकर या खिसकाकर दिखाने से क्या होता है कि समतल और वर्ग पृष्ठ के बीच का हम अंतर बच्चों को आसानी से क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो 23 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि बच्चे के लिए प्राथमिक कक्षा में गणित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि गणित कैसे सीखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त कथन का प्रमाण दे रहा है या दे रही है। ठीक है, अगर आप देखिएगा कि शिक्षक द्वारा ये बताए जाने के लिए किसी एक प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करना, विद्यार्थी को प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। ठीक है, गणित कैसे सीखा जाए। ठीक है, विद्यार्थियों को हल किए गए प्रश्नों को अच्छी तरह से देखने और कलन विधि को याद करने की आवश्यकता नहीं भाई, विद्यार्थियों को सीखी हुई कार्य विधियों को सटीक पूर्ण रूप प्रदान की अपेक्षा कार्य विधियों को समझ पर ध्यान केंद्रित करने और अत्यधिक महत्व देने की आवश्यकता। देखिए, उपरोक्त कथन का प्रमाण दे रहा है या दे रही थी, किसकी बात कर रहा है, प्राथमिक कक्षा में गणित सर्वाधिक महत्वपूर्ण, गणित कैसे सीखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा। ठीक है, अगर इसमें आप देखिएगा तो ये आपका ऑप्शन 3 जो है, ये इस ऑप्शन को आप देखिए, ये केवल सी, मतलब ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है, केवल कथन 3 ही सही है। क्योंकि ये जो है कार्य विधियों की समझ पर क्या करती है, ध्यान केंद्रित करती है, ना कि केवल याद करने पर। भाई, कार्य विधि जो जिस तरीके से हो रहा है, अगर उस पर बच्चा देखेगा तो सही ना, सिर्फ ऐसा थोड़े है कि आप याद करने पर जोर दीजिएगा जैसे यहाँ पर कहा गया, ऐसा नहीं हो सकता है ना। ठीक है, तो 24 का क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25, परवेज प्राथमिक कक्षा का एक गणित अध्यापक है। अपने विद्यार्थियों को संख्या पढ़ाते हुए वह उन्हें वस्तुओं के विभिन्न समुच्चय देता है और उनके दिए गए समुच्चय में वस्तुओं की कुल संख्या बताने के लिए कहता है। वो खाली जगह को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। देखिए, परवेज क्या है ना, एक टीचर है। ठीक है, वो कह रहा है स्टूडेंट को आप टोटल ऑब्जेक्ट इन डिफरेंशिएट, मतलब क्या करा उसके पेट, ये मतलब यहाँ पे देखिए, विद्यार्थियों को संख्या पढ़ाते हुए, यहाँ पे जो कह रहा है आपका, देखिए, विद्यार्थियों को संख्या पढ़ाते हुए उन्हें वस्तुओं के विभिन्न समुच्चय देता है, उन्हें दिए गए समुच्चय वस्तुओं की कुल संख्या बताने के लिए कहता है। वो किस चीज को विकसित करने का प्रयास कर रहा है, या वस्तुओं के वर्गीकरण की अवधारणा को, ठीक है, या स्थानीय मान की अवधारणा के, संख्या के सूची बोध को, या संख्या के गणन संख्या बोध को। कहने का मतलब है, ये आपका क्या कह रहा है, कार्डिनल, मतलब ऑप्शन डी आपका क्या है, सही आंसर। देखिए, क्या होता है कि जब हम टीचर जब कुल संख्या बताता है तो क्या करता है, जो संख्या को के गणन बोध, मतलब उसी को हम क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी कहते हैं, कि उसी का उपयोग कर रहा होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन डी, उसी को विकसित करने का क्या करता है, प्रयास करता है, संख्याओं की गणन। 25 का आपका ऑप्शन डी आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन की किस विधि गणित की कक्षा में उन विद्यार्थियों की सहायता करेगी जो अभी प्रेरित नहीं है, मतलब नहीं है क्या, हम अनमोटिवेटेड स्टूडेंट को, ठीक है, किस मेथड से, अब आप देखिए, नहीं है, या एक सार्व कक्षा परीक्षा, या एक प्रश्नावली, या क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन, या निर्देशित शिक्षण। ठीक है, देखिए, क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन। ठीक है, ये जो ऑप्शन सी है ना, ये क्या है, इस आंसर का सही। देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से मूल्यांकन की कौन सी विधि गणित की कक्षा उन विद्यार्थियों की सहायता करेगी जो अभी प्रेरित नहीं है, जो अनमोटिवेटेड स्टूडेंट है ना, कौन सा जो मेथड है उसके लिए क्या करेगा, सहायता करेगा। तो क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन, कहने का मतलब है जो बच्चा क्या हो रहा है, पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा था, हम उसको किस मेथड से, क्रियाकलाप की मेथड से क्या
के माध्यम से क्या करते हैं, बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, तो 26 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर एनसीईआरटी की गणित की पाठ्य पुस्तकों में विधि विविध रूप की से कहानियां, कविताएं, पहेली और खेल शामिल है। इनको सम्मिलित करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। अगर आप देखिएगा 27 में, गणित के पाठ्यक्रम को कम करना या गणित के बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना। देखिए, हम क्या कर सकते हैं कि ये ऑप्शन आपका बेहतर है, गणित के बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़। जब बच्चों को आप दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाएंगे ना, तो उनको कोई भी चीज बहुत जल्दी समझ में आएगा और उसको रुचि भी आएगा, मजा भी आएगा पढ़ने में। अगर आप देखिएगा सी में, बच्चों की फुर्सत की गतिविधियां उपलब्ध कराना या गणित की कक्षा में हास्य परिहास से केवल अवसर प्रदान करना। ठीक है, कहानी और कविताओं के माध्यम से गणित के बच्चों के दौरान दैनिक जीवन से जोड़ना क्या होता है, आसान हो जाता है। दैनिक जीवन से आप जोड़िएगा कहानी और कविताएं को, तो बच्चा आसानी से चीजों को समझ पाएगा। तो 27 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। देख रहे हैं, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को अगर सही ढंग से समझ पा रहे हैं, तो आप ऑप्शन जब पढ़िएगा ना, तो आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन ऐसा दिखेगा, या तो आप सबसे पहले गलत को छांट लीजिए, सही मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट पहले सही पे चले जाइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है हमको, 28 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी कक्षा में गणित गतिविधि की निरूपित नहीं करता है। कहने का मतलब है कि कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम एक्टिविटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसकी गणितीय गतिविधि निरूपित करता है ना, रचनावादी। किसका बात कर रहा है, कंस्ट्रक्टिविस्ट का बात कर रहा है। ठीक है, एक्टिविटी क्लासरूम है ना। एक बच्चा विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत कर रहा है, या एक बच्चा गणित अवधारणाओं को आधारित एक कहानी की रचना कर रहा है, या एक बच्चा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर ग्राफ बना रहा है, या एक बच्चा क्या कर रहा है कि श्यामपट्ट का नकल करके लिख रहा है। ठीक है, ये जो एक होता है ना रचनावादी कक्षा का, ये एक एक्टिविटी नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है, सिंपल श्याम पर ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए हैं, आप उसको बच्चा उतार रहा है। ठीक है, ये निरूपित नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाए। कहने का मतलब देखिए, रचनावादी जो होता है ना कक्षा में, बच्चा क्या होता है, खुद ज्ञान का निर्माण करता है। कहने का मतलब श्यामपट्ट से नकल करना एक क्या है, निष्क्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, इसलिए ये रचनावादी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है हमको कि निम्नलिखित में से कौन सा निदानिक परीक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त। निदानिक कहने का मतलब है डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए जो हम करते हैं, उसके लिए कौन सा जो है वो उपयुक्त है। बच्चे की समझ में रह गई कमियों को पहचानने में सहायता करते हैं, माता पिता की प्रतिपुष्टि देने का उपयोगी है, या बच्चों के नामीकरण करने में सहायता करता है, या सत्र अंत परीक्षाओं के पूछे जाने वाले प्रश्नों को बनाने में सहायता। देखिए, सबसे उपयुक्त अगर आप देखिएगा डायग्नोस्टिक टेस्ट में, ये आपका क्या होता है, बच्चे की समझ में रह गई कमियों को पहचानने में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक का मुख्य उद्देश्य ही वही होता है कि समझ में रह गई कमियों को हम क्या करते हैं, पहचानते हैं कि बच्चे के अंदर किस चीज में कमी रह गई। ठीक है, 29 का आपका क्या है, ए जो है वो सही आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि एक शिक्षक शिक्षिका 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को क्षेत्रफल की अवधारणा का परिचय देने के लिए केवल आयताकार एवं वर्गाकार आकृतियों का प्रयोग कर। देखिए, क्षेत्रफल की अवधारणा का परिचय दे रहा है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ आयत और वर्गाकार का प्रयोग कर रहा है। एक विद्यार्थी खड़ा होता है और शिक्षक शिक्षिका से पूछता है, ये मेरा कक्ष नहीं, ना ही आयताकार है और ना ही वर्गाकार है, मैं इसको क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता हूँ, ये कैसे ज्ञात होगा? देखिए, एक टीचर क्या कर रहा है, 5वीं क्लास के बच्चों को एक आयत और एक स्क्वायर के बारे में प्रयोग करके बता रहा है कि इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट उसी बीच में खड़ा होता है और पूछता है कि मेरा कक्ष जो है, वो मेरा क्लासरूम जो है, ना ही रेक्टेंगल है ना ही स्क्वायर है, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं, तो हम इसको किस तरीके से निकालेंगे। बच्चे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कौशल व्यवहार प्रदर्शित कर किया गया है, या क्षेत्रफल की अवधारणा की पूरी समझ में कमी है, या बच्चा विद्रोह पूर्ण व्यवहार प्रदर्शित है। बच्चा कक्षा में शरारती, बच्चा एक अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण गणित की समस्या पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका 30 का ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये 30 क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ आया होगा, और आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब करें और सेशन पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें। चलिए आपसे विदा लेते हैं, करते रहिए।